हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो सामाजिक जीवन है इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो गाइस, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो सामाजिक जीवन था वो स्थिर हो गया था। आर्यों का जो सामाजिक जीवन था ये कैसा हो गया था? स्थिर हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो सामाजिक जीवन था कैसा था? स्थिर हो गया था। तो हम इस वीडियो में सामाजिक जीवन के कई पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है नगरों की वृद्धि पर ग्रामीण जीवन में इसका विस्तार होता है। दूसरा है संयुक्त परिवार। पहला है नगरों की वृद्धि पर ग्रामीण जीवन में, दूसरा है संयुक्त परिवार, तीसरा है सामाजिक जीवन में 4 आश्रम और उनके कर्तव्य क्या क्या हैं। फिर फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे 4 वर्ण व्यवस्था, चार या जिसे चातुर्ण वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं, और उनके कार्य क्या थे और कई जातियों का यहाँ पे विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पांचवा पॉइंट अनार्य जातियाँ। छठवां पॉइंट है विवाह प्रणाली। पहला पॉइंट क्या है? नगरों की वृद्धि पर ग्रामीण जीवन में, दूसरा है संयुक्त परिवार, तीसरा है 4 आश्रम की व्यवस्था और उनके कर्तव्य क्या क्या थे, चौथा है 4 वर्ण व्यवस्था या चातुर्ण वर्ण व्यवस्था, उनके कार्य क्या है, कई जातियों का विकास हुआ इसमें, पांचवा है अनार्य जातियाँ, और छठवा है विवाह प्रणालियाँ देखेंगे सामाजिक जीवन के अंतर्गत। सातवां स्त्रियों की अवनत दशा भी देखेंगे इस युग में आर्यों के, और स्वतंत्रता व अधिकारों की कमी हो गई। आठवां पॉइंट भोजन में विभिन्न व्यंजन क्या क्या थे आर्यों के, रंगीन वस्त्र, श्रृंगार आभूषण इत्यादि के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनका मनोरंजन का साधन क्या था, दौड़, आखेट, जुआ, चौपट, नृत्य, संगीत, नाटक, वाद्य यंत्र इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। और आर्यों के शिक्षा, आश्रम प्रणाली जिसमें चरक और लौकिक व धार्मिक विषय के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और फिर ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शल्य चिकित्सा, धातु विज्ञान प्रगति इत्यादि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला है नगरों की वृद्धि और विकास। तो गाइस, यानी कि उत्तर वैदिक युग में बड़े बड़े ग्राम जो थे अब ये नगरों में विकसित हो गए। और जो गंगा यमुना के दोआब में, गंगा यमुना के दोआब वाला जो क्षेत्र है, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो गंगा और यमुना के दोआब में कई बड़े नगर बस गए इसमें, ठीक है। बड़े बड़े नगर क्या हो गए, बड़े बड़े ग्राम क्या है, ये नगरों में विकसित हो गए थे, और जो गंगा यमुना के दोआब में कई सारे नगर बस गए थे। परंतु अधिकांश लोग जो है गाँव में ही रहते थे, लेकिन अधिकांश जो लोग थे ये कहाँ रहते थे? ग्रामों में ही निवास करते थे, ग्रामों में ही रहते थे। तो हमने नगरों की वृद्धि में क्या देखा और विकास कैसे हुआ, तो कई बड़े बड़े ग्राम जो थे उत्तर वैदिक युग में क्या हुए, ये नगरों में विकसित होने लगे थे या नगरों में विकसित हो गए थे। और जो गंगा यमुना का जो दोआब वाला एरिया है उसमें कई नगर बस गए थे, लेकिन जो कई बड़े नगर बस गए और जो कई सारे लोग जो है ये गाँव में ही रहते थे, ग्रामों में ही रहते थे। उनके जो मकान हैं, इनके जो मकान होते थे, जो इनके मकान बने होते थे, ये कच्ची पक्की ईंटों के बने होते थे। इनका जो मकान हुआ करता था ये किसके बने होते थे? कच्ची पक्की ईंटों के बने होते थे। इनका जो मकान था ये कच्चे पक्के ईंटों के बने होते थे। लकड़ी, बांस और मिट्टी की सहायता से भी बनाए जाते थे। कच्ची पक्की ईंटों के बने होते थे, इनके साथ में लकड़ी, बांस और मिट्टी की सहायता से ये बनाए जाते थे। इनके जो मकान थे उत्तर वैदिक युग में कच्ची पक्की ईंटों का यूज़ करते थे ये लोग मकान बनाने में, लकड़ी का यूज़ करते थे, बांस का यूज़ करते थे और मिट्टी का भी यूज़ करते थे मकान बनाने के लिए। और प्रत्येक ग्रह जो है या निवास ग्रह जो थे, हर घर में या प्रत्येक निवास ग्रह में जिसमें रहते थे, इसमें ये लोग यज्ञ के लिए यज्ञ करने के लिए अग्निशाला बनाते थे। ये प्रत्येक घर में क्या बनाते थे? एक यज्ञ करने के लिए एक यज्ञशाला बनाया करते थे, यह बना होता था। और पशुओं के लिए अलग स्थान होता था, पशुओं के लिए अलग स्थान होता था। तो गाइस, हमने देखा नगरों की वृद्धि और विकास कैसे हुआ। तो उत्तर वैदिक युग में बड़े बड़े जो नगर थे, ये जो बड़े बड़े ग्राम थे ये नगरों में विकसित हो गए। बड़े बड़े ग्राम क्या में विकसित हो गए? नगरों में विकसित हो गए थे। तो नगरों की वृद्धि और विकास के अंतर्गत हम लोग उत्तर वैदिक युग में जो बड़े बड़े ग्राम थे वे नगरों में विकसित हो गए। किसमें विकसित हो गए? नगरों में विकसित हो गए। और जो गंगा यमुना के दोआब वाला एरिया है इसमें कई सारे नगर बस गए, वो भी बड़े बड़े नगर बस गए। परंतु अधिकांश जो लोग थे ये गाँव में ही निवास करते थे,
ये लोग जो थे ये अधिकतर गांव में ही रहते थे। इनके जो मकान बना हुआ रहता था ये कच्ची पक्की ईंटों के, लकड़ी के, बांस के, मिट्टी के आदि की सहायता से ये बनाते थे, ये बनाए जाते थे। और जो प्रत्येक घर है, प्रत्येक निवास गृह है, इसमें यज्ञ यज्ञ करने के लिए अग्निशाला, यज्ञ करने के लिए क्या बनाते थे? अग्निशाला बनाते थे। और पशुओं के लिए एक अलग से, पशुओं के लिए अलग से ही, पशुओं के लिए, और पशुओं के लिए अलग से क्या होता था? एक स्थान बना होता था, अलग से ही स्थान बना के रखते थे लोग। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार तो समाज में संयुक्त कुटुंब प्रणाली थी। समाज में क्या था? संयुक्त कुटुंब प्रणाली, संयुक्त कुटुंब प्रणाली। तो संयुक्त परिवार में, समाज में संयुक्त कुटुंब प्रणाली थी, जिसमें जो वृद्ध व्यक्ति था, जो वयोवृद्ध व्यक्ति, देखो परिवार में, समाज में संयुक्त कुटुंब प्रणाली थी, और जिसमें जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता था या पिता, वयोवृद्ध या पिता जो होता था, वयोवृद्ध व्यक्ति या जो पिता होता था, ये प्रधान होता था। ये क्या होता था? प्रधान होता था। समाज में संयुक्त कुटुंब प्रणाली थी, जिसमें जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता था या पिता जो होता था, ये प्रधान होता था, मेन होता था, मुख्य होता था। इसके आदेश सबको मान्य होते थे। इसके जो आदेश है ये सभी को मानना पड़ता था। पारिवारिक जीवन यहाँ पे सुखी था। पारिवारिक जीवन कैसा था? सुखी था। कभी कभी कटुता भी आ जाती थी, लेकिन कभी कभी क्या है? कटुता भी आ जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, 4 आश्रम प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है 4 आश्रम प्रणाली। 4 आश्रम प्रणाली, 4 आश्रम प्रणाली। तो उत्तर वैदिक काल में मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के लिए कुछ कार्य जो है निश्चित कर दिए गए थे। इसी को हम लोग आश्रम प्रणाली कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आश्रम प्रणाली। तो उत्तर वैदिक युग में मानव जीवन की जो कई सारी अवस्थाएं, विभिन्न अवस्थाओं के लिए कुछ कार्य निश्चित कर दिए थे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आश्रम प्रणाली कहते हैं। तो आश्रम प्रणाली किसे कहते हैं? समझ में आ गया? कोई निश्चित कार्य कर दिए गए। इसमें जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया। जीवन को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। जीवन को इसमें 4 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम। चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम। तो गाइस, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो जीवन था इसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। और जो प्रत्येक भाग है उसको आश्रम कहा गया था। प्रत्येक जो भाग है उसी को आश्रम कहा गया। जैसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम की जो अवधि थी ये लगभग 25 वर्ष की होती थी। प्रत्येक आश्रम की जो अवधि है लगभग 25 वर्ष की थी। ये 25 वर्ष, ये 25 वर्ष, ये भी 25 वर्ष और ये भी 25 वर्ष। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 100 वर्ष। तो प्रत्येक आश्रम की जो अवधि कितनी थी? 25 वर्ष की थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में तो जो 4 वर्ण यानी 4 आश्रम जो थे, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन, जो ब्रह्मचर्य आश्रम था इसमें विद्या अध्ययन, विद्या अध्ययन किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या किया जाता था? विद्या ग्रहण किया जाता था।
गृहस्थ आश्रम में, किसमें, जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना, और धन जमा करना, और लोगों का भी पालन पोषण करना। और जो वानप्रस्थ आश्रम है, इसमें वन में त्याग करना, तपस्या करना, संन्यास का जीवन ग्रहण करना, आत्मचिंतन करना, मनन करना, ये सब आता है। और जो संन्यास आश्रम में ब्रह्म चिंतन करके मोक्ष प्राप्ति के कार्य किए जाते थे, ब्रह्म चिंतन करके मोक्ष प्राप्ति का कार्य किया जाता था। तो गाइस जो 4 आश्रम है, तो पहला जो आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था, ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, इसमें विद्या अध्ययन किया जाता है, विद्या अध्ययन। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना चाहिए था, विद्या अध्ययन करना चाहिए था। और जो दूसरा आश्रम है, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम है, इसमें संतान उत्पत्ति, गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति, ब्रह्मचारी आश्रम में विद्या अध्ययन करना, गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति करना, और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना, और धनोपालन करना, धन जमा करना, और धन जमा करने के बाद अन्य लोगों का पालन पोषण, और अन्य लोगों का पालन पोषण करना, अन्य लोगों का पालन पोषण करना। तो ब्रह्मचर्य जीवन में विद्या अध्ययन किया जाता था, गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति करना, सामाजिक कर्तव्यों को पालन करना, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना, धनोपार्जन करके या धन जमा करके अन्य लोगों का पालन पोषण करना, ये सब गृहस्थ आश्रम में आता है। तीसरा जो पढ़े अपन ने, ये वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। तो गाइस वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था, वानप्रस्थ आश्रम में वन में, कहाँ पे, वन में त्याग करना, तपस्या करना, संन्यास का जीवन जीना, आत्मचिंतन और मनन करना, और जो चौथा है संन्यास आश्रम, चौथा जो है संन्यास आश्रम, इसमें ब्रह्म चिंतन करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते थे। इस आश्रम प्रथा का हर गृहस्थ का कर्तव्य था। मानव जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये चारों आश्रमों का विकास किया गया था। तो गाइस चारों आश्रमों का विकास क्यों किया गया था, ये चारों आश्रमों का विकास क्यों किया गया था, तो चारों आश्रमों का विकास क्यों किया गया था, तो ब्रह्मचर्य का विकास क्यों किया गया था, ब्रह्मचर्य का विकास जो है ये धर्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन या इनका जो विकास है, ब्रह्मचर्य का विकास क्यों किया गया है, ब्रह्मचर्य का विकास मानव जीवन के धर्म, किसके, जो मानव जीवन है, मानव जीवन के धर्म के लिए गृहस्थ आश्रम का विकास क्यों किया गया था, गृहस्थ आश्रम का जो विकास है अर्थ प्राप्त करने के लिए, और जो आश्रम व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था में काम करने के लिए, और जो चौथा व्यवस्था है, आश्रम है, इसमें मोक्ष
मोक्ष की प्राप्ति के लिए चारों आश्रमों का विकास किया गया था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में मानव जीवन के धर्म का, गृहस्थ आश्रम में अर्थ का, वानप्रस्थ आश्रम में काम का, और जो संन्यास आश्रम है ये मोक्ष प्राप्ति करने के लिए चारों आश्रमों का विकास किया गया था। तो चारों आश्रमों का विकास क्यों किया गया था? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए, गृहस्थ आश्रम अर्थ की प्राप्ति के लिए, वानप्रस्थ आश्रम काम की प्राप्ति के लिए, और जो संन्यास आश्रम है ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए चारों आश्रम का विकास किया गया था। तो हमने देखे 4 आश्रम प्रणाली में 4 प्रकार के आश्रम में विभाजित है, और जो प्रत्येक भाग को हम लोग आश्रम का कहते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा क्या है? संन्यास आश्रम। हमने देखिए प्रत्येक आश्रम की जो अवधि है लगभग कितने की थी? 25-25 वर्ष की थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन किया जाता था, गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति, सामाजिक कार्य, धर्म यानी सामाजिक कार्यों का पालन करना, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना और धन जमा करके लोगों का पालन पोषण करना। और जो वानप्रस्थ आश्रम था इसमें हम लोग देखे वन में त्याग करना, तपस्या करना, संन्यास का जीवन इत्यादि। और जो चौथा और आत्मचिंतन और मनन भी करना था इसमें। और जो चौथा आश्रम था ये संन्यास आश्रम है, जिसमें ब्रह्म चिंतन करके हम लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है 4 वर्णों की व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों की व्यवस्था। तो समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। कितने वर्णों में? 4 वर्ण में विभाजित किया गया था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। तो उत्तर वैदिक काल में जो है समाज क्या है, जो समाज था इसको 4 भागों में 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वर्णों का आधार जो था धर्म और कर्तव्य। जो वर्ण का आधार था ये क्या था? धर्म और कर्तव्य। तो वर्णों का आधार क्या था? वर्णों का आधार तो जो था वो धर्म और कर्तव्य, व्यवसाय और उद्योग धंधा था। व्यवसाय और उद्योग धंधे। तो समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था इसमें। और वर्णों का जो आधार था धर्म और कर्तव्य, व्यवसाय और उद्योग धंधा था। वर्णों का आधार क्या था? धर्म और कर्तव्य था, व्यवसाय और उद्योग धंधा था। वर्ण 4 थे। वर्ण कितने थे? 4। वर्ण कितने थे? 4 वर्ण। वर्ण कितने थे? 4। वर्ण जो थे 4 थे। वर्ण कितने थे? 4 वर्ण। वर्ण कितने थे? 4 वर्ण थे। तो 4 वर्ण कौन कौन से थे? तो पहला है ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय। तृतीय है वैश्य। तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी ये वर्ण 4 थे। कितने थे? वर्ण कितने हैं? 4। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। तो ब्राह्मण का जो व्यवसाय है, ब्राह्मण का व्यवसाय क्या था? ब्राह्मण का व्यवसाय पठन यानी पढ़ना और पाठन यानी पढ़ाना। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या था? ब्राह्मण का जो व्यवसाय था ये क्या था? एक तो पढ़ाई करना और पढ़ाना, पठन और पाठन था, और यजन और याजन मतलब यज्ञ करना था। पढ़ना था, पढ़ाना था, यज्ञ करना था। ठीक है। ब्राह्मण का क्या काम था? ब्राह्मण का व्यवसाय जो था पढ़ने का था, पढ़ाने का था, यज्ञ करने का था। और जो क्षत्रिय था, क्षत्रियों का क्या कार्य होता था? क्षत्रिय जो थे ये योद्धा थे। क्षत्रिय जो था योद्धा था, ये शासक होते थे और संरक्षक भी होते थे। योद्धा थे, शासक थे और संरक्षक थे। शासक थे, योद्धा थे और संरक्षक थे। वैश्य जो था इनका जो कार्य था, ये कौन कौन से कार्य करते थे? तो ये इनका जो कार्य था व्यापार करना, व्यापार, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे इत्यादि करते थे। और जो चौथा था शूद्र जो थे वर्ण के लोग अनार्य और पराजित वर्ग के दास होते थे। जो शूद्र थे ये वर्ण के लोग जो थे अनार्य, शूद्र वर्ण के लोग क्या थे? अनार्य थे और पराजित। और क्या थे? पराजित। शूद्र के जो लोग हैं ये अनार्य और पराजित वर्ग के, वो भी कैसे होते थे? दास होते थे। कैसे होते थे? दास। ये अन्य 3 वर्णों के लोगों की सेवा के कार्य भी करते थे। ये जो शूद्र था ये तीनों व्यवस्था यानी तीनों वर्ण के लोगों के कार्य करते थे, लोगों की सेवा करते थे। तो हमने देखा ब्राह्मण जो था ये पठन पाठन था या यजन। तो 4 वर्णों की व्यवस्था के बारे में हमने इसमें डिस्कस करा है। वर्णों का जो आधार था ये धर्म और कर्तव्य, व्यवसाय और उद्योग धंधे के आधार पर था। वर्ण जो थे इसमें 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का जो व्यवसाय था ये पठन पाठन था, यजन याजन था, पढ़ने पढ़ाने का काम करता था, यज्ञ करने का काम करता था।
क्षत्रिय जो था ये योद्धा, शासक और संरक्षक के कार्य करते थे। वैश्य क्या काम करते थे? वैश्य व्यापार करने का काम करते थे, कृषि करने का, पशुपालन का और अन्य उद्योग धंधे भी ये लोग करते थे। और जो शूद्र वर्ण के लोग थे ये अनार्य थे, पराजित थे। अनार्य और पराजित वर्ग के थे, दास होते थे ये लोग। जो अनार्य और पराजित वर्ग के दास होते थे ये 3 वर्णों के लोगों की सेवा भी करते थे। जो शूद्र थे ये 3 वर्णों की सेवा करते थे, ठीक है, उन लोगों की सेवा का कार्य करते थे। तो समाज जो है स्पष्ट वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। तो यहाँ का जो समाज है उत्तर वैदिक काल में जो समाज था ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। किसमें आधारित था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। अर्थात जो वर्ग है इस प्रकार बटे थे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय अनुत्पादी होते हुए भी विशेष अधिकार संपन्न थे। ये उत्पादन नहीं करते थे, अनुत्पादी थे, फिर भी इनके पास बहुत अधिकार थे। क्यों? क्योंकि वे ही उत्पादन के नियंत्रण करता थे। क्यों थे? क्योंकि यही लोग जो थे उत्पादन के नियंत्रण करता थे। और जो वैश्य और शूद्र वर्ग के जो निम्न वर्ग के थे वे उत्पादन के लिए ही उत्तरदायी होते थे। वैश्य और जो शूद्र थे ये निम्न वर्ग के थे, ठीक है, वे उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते थे। क्षत्रियों ने योद्धा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। क्षत्रियों ने किसका? योद्धा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। और वैश्यों ने व्यापार, कृषि और विभिन्न दस्तकारी के उद्योग अपना लिए। और वे प्रमुख करदाता वर्ग के लोग थे। शूद्रों में श्रमिक लोग थे, और इन पर समाज का नियंत्रण था। इन पर क्या था? समाज का नियंत्रण। तो हमने देखे उपरोक्त चारों वर्णों का जो विस्तार है उत्तर वैदिक काल में खूब हुआ, बहुत हुआ। ये चारों वर्ण व्यवस्था का जो विस्तार है उत्तर वैदिक काल में खूब हुआ था। भिन्न भिन्न वर्ण अधिक स्पष्ट और पृथक हो गए थे लोग, परंतु उनमें आधुनिक जाति पाति की संकीर्णता नहीं आई थी। इन वर्णों में पारस्परिक वैवाहिक संबंध होते थे। इन वर्णों में जो है पारस्परिक वैवाहिक संबंध होते थे और किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय परिवर्तन कर सकता था। परंतु उत्तर वैदिक युग के जो अंतिम चरण में व्यापार व्यवसाय की प्रगति के कारण शिल्पियों और व्यवसायियों के वंश परंपरागत समूह या जातियां बनने लगे। किनके? शिल्पियों के और जो व्यवसायियों के वंश थे ये परंपरागत समूह और जातियां बनने लगी थी इनकी। आर्थिक जीवन में विस्तार के साथ साथ नवीन उद्योग धंधों का उदय होने से, समाज में आर्योत्तर तत्वों की वृद्धि होने से, अपने व्यवसाय में विशेषता प्राप्त करने की अभिरुचि से ये लोग उद्योग धंधों का जो है पैतृक होने से, वर्गगत ममता होने से, गर्व और स्वार्थ होने से कई नई जातियों का और उपजातियों का उदय हुआ। और कई सारी विविध प्रकार की जातियों का प्रादुर्भाव भी हो गया। जैसे लोहकार, चर्मकार, सूत, मछुआ, कुलाल, करमार, मृगयू आदि। क्रमशः बहुत सी जातियां और उपजातियां हैं उत्तरोत्तर यानी दृढ़ होकर, मजबूत होकर ये एक दूसरे से अलग होकर बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह। तो जीवन में विवाह का बड़ा महत्व माना जाने लगा था। यहाँ पे जीवन में विवाह का बहुत बड़ा महत्व था। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा महत्व माना जाने लगा था यहाँ पे विवाह को। वो भी किस लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए, यज्ञ के लिए, हवन के लिए, अनुष्ठान के लिए और अन्य धार्मिक कार्यों को भलीभांति यानी करने के लिए ये विवाह आवश्यक था। धार्मिक कार्यों के लिए तो विवाह क्यों बहुत महत्व हो गया था? विवाह का बड़ा महत्व क्यों माना जाने लगा था? क्योंकि पुत्र प्राप्ति और तथा यज्ञ, हवन करना, अनुष्ठान करना, अन्य धार्मिक कार्यों को भलीभांति करने के लिए विवाह आवश्यक था। यहाँ पे सजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी यहाँ पे। सजातीय विवाह एक ही जात में विवाह, अंतरजातीय विवाह दोनों ही प्रथाएं जो थी प्रचलित थी। विवाह की जो दोनों विवाह है, सजातीय विवाह और अंतरजातीय विवाह, एक ही कास्ट में विवाह और अलग अलग कास्ट में विवाह, ये दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। विधवा स्त्री के पुनर्विवाह की प्रथा थी। विधवा स्त्री के पुनर्विवाह की प्रथा जो थी प्रचलित थी। तो विधवा स्त्री के पुनर्विवाह की प्रथा थी यहाँ पे। सामान्य जो है एक पति या एक पत्नी की प्रणाली थी। और जो बड़े राजवंश होते थे, कुलीन थे, धनवान व्यक्ति थे, ये बहुविवाह या बहुपत्नी प्रथा इनके बीच में प्रचलित थी। सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था यहाँ पे। सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह भी नहीं था यहाँ पे। और क्या नहीं था? पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। तो विवाह में हमने देखा विवाह का बड़ा महत्व माना जाने लगा था। क्यों महत्व था? क्योंकि पुत्र प्राप्ति करके हवन, यज्ञ, अनुष्ठान करना, धार्मिक कार्यों को भलीभांति करने के लिए जो विवाह है ये बहुत आवश्यक था। विवाह जो है सजातीय विवाह भी होता था और अंतरजातीय दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। विधवा स्त्री के पुनर्विवाह की जो प्रथा है ये भी प्रचलित थी यहाँ पे। और जो सामान्य व्यक्ति जो थे, एक पति या एक पत्नी की प्रणाली थी यहाँ पे।
परंतु जो राजवंश है, कुलीन है, धनवान व्यक्ति है, ये बहुविवाह या बहुपत्नी भी इनके बीच में प्रथा प्रचलित है। सती प्रथा और बाल विवाह और पर्दा प्रथा ये प्रचलित नहीं थी। ये ध्यान रखना है, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, बाल विवाह नहीं था यहाँ पे, और पर्दा प्रथा भी नहीं थी, याद रखना है। विधवा स्त्री के पुनर्विवाह प्रचलित थी, सजाति विवाह, अंतरजाति विवाह, ये दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। और विवाह क्यों किया जाता था? पुत्र प्राप्ति के लिए, यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, धार्मिक कार्यों को करने के लिए विवाह करना बहुत जरूरी था यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियों की दशा। तो पूर्व वैदिक युग की अपेक्षा इस युग में स्त्रियों की जो दशा थी ये अवनत हो गई थी। कन्या जन्म जो था दुख और कष्ट का विषय है। कन्या जन्म जो था, कन्या जन्म जो था ये दुख और कष्ट, और जो पुत्र जो था ये मनोकामना का लक्ष्य माना जाता था। पुत्र को मनोकामना का लक्ष्य माना जाता था। वैदिक युग में क्या है? वैदिक युग की अपेक्षा इस युग में स्त्रियों की जो दशा थी अवनत हो गई थी। कन्या जन्म जो है, कन्या जन्म, इसको दुख और कष्ट का विषय माना जाता था और पुत्र को मनोकामना का लक्ष्य माना जाता था। स्त्री और पुरुष की समानता के भाव और अधिकार की जो विचारधारा यहाँ पे लुप्त होने लगी थी। स्त्री और पुरुष की जो समानता का भाव है और जो समानता का अधिकार है, या इनके जो विचारधारा यहाँ से लुप्त होने लगी थी। जातीय परिषदों और सभाओं में स्त्रियाँ आ जा नहीं सकती थी। परिषदों में नहीं जा सकती थी, सभाओं में नहीं जा सकती थी, इनको अनुमति नहीं थी। पर कुछ धार्मिक कार्यों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। बहुपत्नी प्रथा होने से कुछ परिवारों में समतों के होने से जीवन कलहपूर्ण हो गया था, कलेशपूर्ण हो गया था। स्त्रियों की सामान्य दशा अवनत होने पर भी उनकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता था। स्त्रियों की जो दशा है, सामान्य जो दशा थी, ये अवनत होने के पर भी उनकी जो शिक्षा है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता था। उन्हें संगीत, नृत्य की शिक्षा, पाकशास्त्र की शिक्षा और जो दैनिक गृहस्थ जीवन की शिक्षा, दैनिक गृहस्थ जीवन की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें संगीत है, नृत्य की शिक्षा है, पाकशास्त्र की शिक्षा है, दैनिक गृहस्थ जीवन की शिक्षा, ये सब दी जाती थी। कुछ स्त्रियां जैसे मैत्रेयी, गार्गी और वाचकनवी जैसे कुछ स्त्रियां तो इतनी अधिक विदुषी थी कि उन्होंने बौद्धिक गौरव और सम्मान प्राप्त किया था। तो पूर्व वैदिक युग में इनकी अपेक्षा जो है इस काल में, उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की दशा जो थी अवनत हो गई थी। कन्या जन्म जो था ये दुख और कष्ट का विषय है, और जो पुत्र की जो प्राप्ति थी ये मनोकामना का लक्ष्य मानते थे। स्त्री और पुरुष की जो समानता के जो भाव है और जो अधिकार की जो विचारधारा है ये भी लुप्त होने लगी थी। जाति परिषदों और जो सभाओं में स्त्रियाँ आ जा नहीं सकती थी, परिषद में नहीं जा सकती थी, सभाओं में नहीं जा सकती थी, और कुछ धार्मिक कार्यों में उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी मानी जाती थी। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है आहार और वेशभूषा। तो उत्तर वैदिक युग में भोजन की वस्तुओं में विविधता और स्वादिष्टता अधिक आ गई थी। भोजन की जो वस्तुओं में विविधता, कई प्रकार के अलग अलग और स्वादिष्ट, ये अधिक आ गई थी यहाँ पे। गुड़, शक्कर, गेहूं या जौ का आटा, घी, दूध, दही, शहद आदि के मिश्रण से कई प्रकार की भोजन सामग्री बनाई जाती थी। पर मांस भक्षण और सुरापान कम हो गया था यहाँ पे। मांस खाना और सुरापान करना ये थोड़ा कम हो गया था। सोमरस के स्थान पर दूसरे पेय पदार्थों का उपयोग होने लगा था। सोमरस की जगह कोई दूसरा पदार्थ यूज करने लगे थे। वेशभूषा की बात करें तो ये लोग सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का उपयोग करते थे। वेशभूषा में ये लोग सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का भी उपयोग अभी भी होता था। पर विभिन्न अवसरों में, यज्ञों में और अन्य धार्मिक और सामाजिक कार्यों के अवसरों पर ये रंग बिरंगे जो रंगों के वस्त्र पहने जाते थे। और जो रेशमी और ऊनी वस्त्र बहुत अधिक पवित्र मानते थे लोग, जो रेशमी और ऊनी वस्त्र को पवित्र मानते थे। पगड़ी भी पहनी जाती थी यहाँ पे। और विविध प्रकार के केश विन्यास, श्रृंगार, सुगंधित द्रव्यों और विभिन्न प्रकार के सोने चांदी के आभूषण में लोगों की अधिक रुचि थी यहाँ की। नेक्स्ट पॉइंट है आमोद प्रमोद। जीवन जो है मनोरंजनमय और उल्लासपूर्ण था। जीवन कैसा था? मनोरंजनमय था। जीवन कैसा था? मनोरंजनमय।
में जीवन कैसा था? मनोरंजन में था, उल्लासपूर्ण था, हर्ष उल्लासपूर्ण था। रथ दौड़, घुड़दौड़, रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, जुआ, चौपड़, नृत्य संगीत, अभी भी ये आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन थे, मनोरंजन के साधन थे। मनोरंजन जो था यानी मनोरंजन में उल्लासपूर्ण यहाँ का समा यानी जीवन था। रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार करना, जुआ खेलना, चौपड़ खेलना, नृत्य संगीत करना, ये मनोरंजन के साधन थे। नृत्य और संगीत में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। नृत्य संगीत में स्त्री और पुरुष नृत्य और संगीत में स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। और सामाजिक अवसरों पर, उत्सवों पर ये वीणा बजाने वाले गाथा और गीत काव्य संगीत वादों के साथ में गाते थे। उत्तर वैदिक काल के वाद्य यंत्रों में, जो उत्तर वैदिक काल है इसके वाद्य यंत्रों में वीणा, वाद्य यंत्रों में वीणा है, आघाटी, वीणा, आघाटी, शंख, मृदंग इत्यादि प्रमुख थे। इस युग में मनोरंजन के नवीन साधक नाटक भी खेले जाते थे। इस युग में नाटक भी खेले जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या था? श्रद्धा, मेघा, प्रजा, धन, आयु और मोक्ष की प्राप्ति था। शिक्षा का जो उद्देश्य था, शिक्षा का उद्देश्य क्या था? शिक्षा का उद्देश्य श्रद्धा प्राप्ति करना, मेघा प्राप्ति करना, प्रजा प्राप्ति करना, धन प्राप्त करना, आयु प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। ये शिक्षा का मेन उद्देश्य था। इस विश्व में उन्नति और परमार्थ की उपलब्धि ही विद्या का आदर्श था। विश्व में उन्नति करना और परमार्थ की उपलब्धि करना ही विद्या का आदर्श था। मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। उपनयन संस्कार के पश्चात शिक्षा प्रारंभ होती थी। उपनयन संस्कार के बाद में शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। पाठ्य विषयों में देव विद्या, ब्रह्मा विद्या, छात्र विद्या, देवजन विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, वेद, इतिहास, व्याकरण, दर्शन, कल्प, तर्क, शास्त्र आदि थे। सिलेबस में ये लोग देव विद्या पढ़ते थे, ब्रह्म विद्या, छात्र विद्या, देवजन विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, वेद, इतिहास, व्याकरण, दर्शन, कल्प, तर्कशास्त्र इत्यादि ये लोग पढ़ते थे। वैदिक ग्रंथों का ही विशेष महत्व होता था यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं। उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। ज्ञान विज्ञान की बात करें तो उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ लिखे गए और वेदों की शाखाओं का भी विस्तार हुआ। इस युग के अंतिम चरण में समस्त ब्राह्मण साहित्य विषयों के वर्गीकरण के अनुसार सूत्रों में भी लिखा गया। चिकित्सा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में विशेष उन्नति हुई थी। चिकित्सा विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान एंड ज्योतिष शास्त्र में विशेष उन्नति हुई थी। शल्य शास्त्र के निवारण के लिए यानी शल्य शास्त्र से चिकित्सक अवगत हो गए थे और औषधियों के लिए कई प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग होता था। अनेक रोगों के निवारण के लिए जादू टोने, तंत्र मंत्र का भी उपयोग किया जाता था। तंत्र मंत्र का भी यूज़ किया जाता था। और ज्योतिष शास्त्र में तिथियां, चंद्रमा की कलाओं, नक्षत्रों का स्पष्ट ज्ञान हो गया था और कई विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे स्वर्ण है, लोहा है, तांबा, सीसा, टीन आदि का उपयोग होता था और धातु विज्ञान में वृद्धि हुई। तो हमने इसमें देखे उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ लिखे गए और वेदों का भी विस्तार होते गए। चिकित्सा विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र का इसमें विशेष उन्नति हुई थी। शल्य जो शास्त्र के चिकित्सक है ये भी अवगत हो गए थे और औषधि के लिए लोग कई प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे और अनेक रोगों के निवारण के लिए जादू टोने, तंत्र मंत्र का उपयोग करते थे। और ज्योतिष शास्त्र में ये तिथियों को, चंद्रमाओं की कलाओं को, नक्षत्रों का स्पष्ट ज्ञान हो गया था यहाँ पे। और विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे स्वर्ण, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सीसा, टीन
इत्यादि का उपयोग हो गया था। धातु विज्ञान में इससे वृद्धि हुई थी।